नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही कमाल की शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाता उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से भी पूर्व में रहा है। आप इस वक्त पे श्री वार्ष्णेय कॉलेज अलीगढ़ विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रोफेसर हैं और 2013 से 15 तक आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में रही हैं सहायक प्राध्यापक के तौर पर। और आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल एडिक्शन पर, क्योंकि आपकी हालिया एक किताब अभी पब्लिश हुई है और एक बहुत ही मौजूद विषय है, आज का सबसे रेलिवेंट विषय। तो इस किताब के बहाने हम लोग पूरा मोबाइल एडिक्शन क्या होता है, कब एक सामान्य आदत कब एक लत में बदल जाती है और ये हमारी रचनात्मकता को, हमारे दिमागी विकास को बच्चों के किस तरह से प्रभावित कर रहा है और पेरेंट्स का इसमें क्या रोल है, इस पर विस्तार से हम लोग बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, धन्यवाद आपका। जी, आपका नाता रहा है विश्वविद्यालय से। रेडियो में मैम आपने बहुत सारी टॉक्स पहले दी हैं, हम लगातार अपने लिसनर्स को उनको सुनाते हैं। जी। तो आपका नाता रहा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैम, कब आपकी ये किताब निकली? क्योंकि ये हालिया फिनोमिना है पूरा एडिक्शन वाला, लगभग 10-5 साल कहें तो अभी हालिया 5 साल से तो एकदम ज़्यादा, लेकिन एक डिकेड से हम देख रहे हैं कि लगातार चीज़ें जहाँ डिजिटल होनी शुरू हुई तो वहाँ से डिजिटल हैबिट्स अच्छी क्या होनी चाहिए ये कहीं दूर दूर तक सिनारियो में है ही नहीं। जबकि ये एक प्राइमरी काउंसलिंग सबसे पहले होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसको कैसे इस्तेमाल करें। ये वहाँ भी कहीं ना कहीं शामिल होता है कि आप फ्रॉड का जो शिकार होते हैं तो उससे भी जुड़ती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि अच्छी मोबाइल की आदतें क्या होती हैं और कैसे आप प्रेरित हुए इस किताब को लिखने के लिए। जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ मुक्त विश्वविद्यालय का और आपका कि आपने मुझे यहाँ पे इतने गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। और जहाँ तक इस बुक को लिखने की प्रेरणा है तो वो है मेरा छोटा बच्चा। एक्चुअली मेरा बेटा जब 2 साल का था, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, मैं जब कॉलेज जाती थी उसको छोड़ के, क्योंकि शुरू में जब हम लोगों की मैटरनिटी लीव होती है ना, 6 महीने निकल जाते हैं, उसके बाद 1-1.5 साल तक जब मैं अपने बच्चे को छोड़ के कॉलेज जाया करती थी तो मेरा बेटा मेरे लिए रोता था और वो चाहता था कि माँ मुझे छोड़ के ना जाए, तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था। लेकिन जैसे ही वो 3 साल से ऊपर हुआ और फिर जब मैं उसको छोड़ के कॉलेज जाया करती थी, रोना तो नहीं बदला लेकिन रोने का कारण बदल गया। जी हाँ, अब वो ये कहता था कि आप तो चली जाओ लेकिन मोबाइल छोड़ दो। तो ये स्थिति उस घर की थी जिस घर में इतना मतलब कठोर अनुशासन था। अच्छा। मैं अपने बच्चे को बहुत ही सोच समझ के, बल्कि मैंने 3.5 साल तक उसके हाथ में फ़ोन दिया ही नहीं। इतना असर उसके ऊपर तब पड़ गया था जबकि मतलब जैसे कॉलोनी के कुछ बच्चे के हाथ में मोबाइल उसने देख लिया या किसी ने, कोई मेहमान मिलने आया उसके हाथ में देख लिया, उसने थोड़ी देर के लिए दे दिया। इतनी देर के इंटरेक्शन से उस बच्चे के अंदर माँ के प्रति मोह खत्म हो गया। और क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और ख़ासकर सोशल साइकोलॉजिस्ट मेरा स्पेशलाइजेशन है, मुझे वो बात बड़ी अखरी कि एक 4 साल का बच्चा माँ से ज़्यादा मोबाइल के लिए मतलब रोता है, उसकी भावनाएं शिफ्ट हो गई हैं। तो अगर इस लेवल पे ये हाल है तो कल को जब ये 20 साल का होगा, ये टीन एज में आएगा, किसी भी एज में, ये माँ के प्रति क्या भाव रखेगा। जब ये माँ के प्रति नहीं रख रहा तो फिर परिवार के प्रति, समाज के प्रति, इस देश के प्रति ये कितना अपना योगदान दे पाएगा। तब मुझे लगा कि नहीं, ये एक खतरे की घंटी है जो अभी लोगों को महसूस नहीं हो रहा है। जब मेरे जैसे अनुशासित माहौल में बच्चे का ये हाल है, तो जहाँ पे माताएं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं, इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहे, तो सोचिए वहाँ पे बच्चों का क्या हाल होगा, उनके शरीर का, उनके मन का, उनकी भावनाओं का, उनके मस्तिष्क का क्या हाल हो रहा होगा इस मोबाइल के कारण। तब उस घटना ने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है। तब मैंने फिर इस बुक लिखने के बारे में सोचा कि नहीं, मुझे बुक ज़रूर लिखनी है ताकि लोगों को पता चले। हो सकता है आज जिस समय मैं लिख रही थी मुझे ये यकीन था कि उस समय इसकी वैल्यू लोगों को ना समझ में आए, लेकिन आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद या 50 साल बाद इस बुक की डिमांड ज़रूर होगी। लोग सर्च करेंगे कि हाउ टू गेट रिड ऑफ मोबाइल एडिक्शन, और यही मेरी बुक का नाम भी है। क्या बात है मैम, कितने साल पहले आई है ये 2024 में। अच्छा जी। तो घर से शुरुआत हुई, घर का माहौल आपने देखा और मतलब एक बड़ा घटना थी कि माँ के लिए जो भावनाएं थी वो मोबाइल से शांत हो गई, शिफ्ट हो गई। जी। तो ये कोई बहुत सतही बात नहीं थी, बहुत गहरे तक मोबाइल ने बच्चों के दिमाग को प्रभावित किया है, उनकी भावनाओं को प्रभावित किया है। जी मैम, तो शुरुआत अगर हम करें इसको तो कहाँ से हम शुरू करें कि मतलब
एक सामान्य आदतें क्या होती है, क्योंकि मोबाइल तो हमारी ज़रूरत है, हमारे बहुत सारे फ़ायदे भी मोबाइल से हैं, तो उससे छुटकारा तो हम वैसे नहीं ले सकते, लेकिन अच्छी आदतें हम कैसे विकसित करें, डिजिटली हेल्दी होना किसे हम कहेंगे? ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूँ जो मैंने अपनी बुक में साफ लिखी है। बुक का नाम है हाउ टू गेट रिड ऑफ मोबाइल एडिक्शन, ना कि हाउ टू गेट रिड ऑफ मोबाइल। क्योंकि कई बार लोग आलोचना करते हैं, कहते हैं आप तो बुक लिख रही हो, आप पॉडकास्ट कर रही हो, आपके हाथ में तो मोबाइल है, आपके पति के हाथ में मोबाइल है। तो मैंने कहा आपको शायद गलतफहमी हो रही है, मैं मोबाइल के खिलाफ नहीं हूँ। ये मैं बहुत हर मंच से यही बात कहती हूँ। टेक्नोलॉजी आपके विकास के लिए आई है, अगर ये आपको विनाश की ओर ले जा रही है तो फिर टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है। मेरी जो मुहिम है वो केवल मोबाइल के एडिक्शन के खिलाफ है, ना कि मोबाइल के यूटिलाइजेशन के खिलाफ है। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ। जी, अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि एडिक्शन है या नहीं। यानी कि आपने बिल्कुल सही बात की कि मोबाइल हमारी आज की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ज़रूरत है, हर काम आपका मोबाइल से हो रहा है। फिर कैसे पता चलेगा कि हम ये यूज़ करके सही कर रहे हैं या गलत? देखिए, वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अगर मैं इसको बहुत कठिन बनाना चाहूँ तो मैं बता सकती हूँ कि परिभाषाओं के हिसाब से एडिक्शन क्या है, साइकोलॉजी के हिसाब से, न्यूरोसाइंस के हिसाब से एडिक्शन क्या है। लेकिन मैं आपको एक बहुत साधारण भाषा में, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। जब आप छोड़ना चाहें तब आप छोड़ ना पाएं, और जब आप छोड़ पाएं तब आप छोड़ना ना चाहें, यही एडिक्शन है। ओह अच्छा। ठीक है, अगर आप इस बात को समझ गए कि जिस समय आप मोबाइल छोड़ सकते हैं उस समय आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, और जिस समय आप छोड़ पा रहे हैं उस समय तो आपका मन ही नहीं कर रहा, यानी कि अब आप एडिक्शन के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। अच्छा। आप समझ जाइए, अगर ये स्थिति आपके पास है तो कहीं ना कहीं आप एडिक्शन की दुनिया में घुस चुके हैं। और अगर आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल एडिक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है फिर आपके लिए। जी, तो मैं इस वक्त का सिनारियो क्या है? बच्चे तो घर में लगातार मोबाइल देख रहे हैं, खाना खाते समय पेरेंट्स खुद मोबाइल दिखा रहे हैं, और पेरेंट्स खुद मोबाइल देख रहे हैं, बच्चा एक कोने में बैठा है, माँ बाप कहीं सोफे में बैठे हैं, कोई बेड में बैठा है, तो पूरी फैमिली की हालात तो इस वक्त पे यही है। तो सबसे पहले छोड़ने की जरूरत इस लत को किसे है? मिसाल कौन बनेगा? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, वैसे तो ये समाज के प्रत्येक वर्ग से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन जब भी हम एक बात करते हैं बच्चों की, कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं। आपने अपनी लाइफ जी ली, अपने अपना मतलब एक एडल्ट की बात मैं कर रही हूँ जो माता पिता हैं। मुझे लगता है शुरुआत वहीं से ही होनी चाहिए, क्योंकि माता पिता जो अपनी लाइफ जी चुके हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली, उन्होंने अपना करियर बना लिया, उन्होंने अपनी फैमिली सेट कर ली, उनके बच्चे हो गए, यानी कि वो एक सेफ जोन में आ चुके हैं। लेकिन उनकी इस आदत से असर किस पे पड़ रहा है? जिसकी ना तो एजुकेशन पूरी हुई है, जिसकी ना तो अभी नौकरी लगी है, जो अभी अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हुआ, जिसकी रिलेशनशिप या मतलब मैरिटल लाइफ जिसको कहते हैं, फैमिली लाइफ अभी स्टेबल नहीं हुई है, उसने अपने कोई सपने पूरे नहीं किए, आप उसको लत लगा रहे हो। तो आप फिक्स्ड हैं लेकिन वो फिक्स्ड नहीं है। जिसका स्वाभाविक एक मानसिक विकास जो होना था वो नहीं हुआ है, वो अपने उस अवस्था से गुजर रहा है जहाँ उसे भी बहुत कुछ सीखना, बहुत सारा संघर्ष करना और बहुत कुछ करना बाकी है। आपने उस समय उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, यानी कि आपने अपना जीवन तो सेट कर लिया लेकिन उसका बर्बाद कर दिया या फिर बर्बादी की ओर अग्रसर कर दिया। तो मैं ये मानती हूँ आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है माता पिता को समझने की कि पहले वो खुद अपना मोबाइल का रूल बनाए, एडिक्शन से दूर हों, तब जाके उनको ये हक मिलेगा कि वो अपने बच्चों से या किसी और से कुछ कह सकें। जी जी। मैम, घर को हम लोग डिजिटल फ्रेंडली या फिर हम हेल्दी जो हैबिट्स हैं उसके फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल ठीक। जैसे कई लोग कहते हैं कि एक कमरे में आप मोबाइल रख दें, जिसको रिसीव करना है फ़ोन वहीं पे बैठ के करे। इतना क्या अनुशासन भी संभव है? देखिए, संभव तो कहते हैं ना कि ये तो आपकी विल पावर है ना, तो अगर आप चाहेंगे तो संभव होगा। तो यदि ऐसा संभव है तो मैं तो इसको बहुत ही अच्छा मानूंगी कि आप मोबाइल को अगर लैंडलाइन बना दें तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है साइकोलॉजिस्ट होने के नाते कि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है।
हर घर में तो संभव नहीं है। जहाँ पे 1 या 2 व्यक्ति हैं, जहाँ कठोर अनुशासन है, आत्म अनुशासन बहुत ज्यादा है, उस घर में भले ही ये लागू हो जाए। जहाँ कई पेरेंट्स का काम ही मोबाइल से होना काम है, ही मोबाइल से है। अब मीटिंग्स चल जाड़ा रही हैं, है, मम्मा की मीटिंग हो रही मीटिंग्स चल रही हैं, हाँ, पापा की चल रही हैं। तो हाँ भाई घर के भी काम होने हाँ हैं हाँ। और बच्चों को भी देखना है, माना सास ससुर का भी काम देखना है, तो एक कमरे वाला कॉन्सेप्ट शायद वहाँ पे लागू ना हो पाए। लेकिन फिर भी आप कुछ आदतें छोटी छोटी ऐसी डेवलप कर सकते हैं जिससे कि मोबाइल और आपके बीच में एक दूरी बनी रहे, आप उसमें खो ना जाएं, है ना। क्योंकि आप तो काम के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो आपके टीनेजर्स हो, चाहे वो आपके टॉडलर्स हो, किसी भी उम्र के हों, आप जो कर रहे हैं वो उनके लिए एक नज़ीर है, आप एग्जाम्पल, रोल मॉडल है ना। तो फिर आप उनसे ये नहीं कह पाएंगे बेटा आप मत देखो। तो पहले आप अपने को सेट करो। आप ये देखिए कि भाई जैसे बच्चे पूजा कर रहे हैं या आप माँ बाप मिलके पूजा कर रहे हैं, आप ये बोल सकते भाई पूजा के समय पूजा आप करें तो भाई फोन नहीं जाएगा वहाँ। ये छोटा सा आपने वो कर दिया। आप क्या कर सकते हैं, ड्यूरेशन घटा सकते हैं। जैसे आपने ये ड्यूरेशन कर दी कि भाई रात के 9 बजे फोन बंद हो जाएगा। आप बच्चों के सामने, अपनी पूरी फैमिली के सामने ये डिक्लेयर करें। आपने एक टाइम जोन बना दिया कि इतने बीच में नो मोबाइल ड्यूरेशन है, यानी कि 9 बजे फोन बंद होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस समय आप उसको लैंडलाइन बना दीजिए, दूर रख दीजिए, है ना। ये किया जा सकता है। सवेरे आप एक रूल और सेट कर सकते हैं, रात को सोते समय और सवेरे उठते समय, यानी कि सोने से कम 2 घंटे पहले और उठने के 2 घंटे बाद तक आप मोबाइल नहीं देखेंगे। देखिए न्यूरो साइंस भी ये कहता है और मैनिफेस्टेशन रूल्स भी यही कहते हैं, साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जो काम आप सोते समय करेंगे वो खत्म नहीं होता, वो आपके सबकॉन्शियस में रेप्लिकेट होता है, वो अनंत गुना बढ़ जाता है। तो जो रील्स या जो विचार या जो भी चीज़ आप मोबाइल में देखते हुए सो रहे हैं वो खत्म नहीं होगी, वो आपके दिमाग में चलती जाएगी। और फिर अगर आप फिजिकली रूप से देखें तो जो रेडियो एक्टिव विकिरण है, आप तकिए के पास रख के सो रहे हैं, फिर आपको सर में दर्द हो रहा है या आपकी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन तो आप सभी जानते हैं कि कितना खतरनाक है। तो आप ये बना सकते हैं कि भाई रात के 9 बजे हमें फ़ोन स्विच ऑफ करना ही करना है और सवेरे उठते ही हमें फ़ोन नहीं देखना है। आप 1.5 घंटे का व्रत ले लीजिए कि भाई नहीं करना है। इसी तरीके से माना आप लोग वर्किंग हैं, आप 6 दिन बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो भी आप ये कर सकते हैं भाई संडे हम लोग आज हम मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं, पूरे दिन तो आप अलग नहीं रह सकते मोबाइल से, आप ये कर सकते हैं कि भाई इतनी देर के बाद दिन में हम 2 घंटे आज मोबाइल देखेंगे। यानी कि डेली आप सपोज 8 घंटे 12 घंटे मोबाइल यूज़ करते थे, संडे का नियम आपने बना दिया कि आज हम 4 घंटे ही देखेंगे, क्योंकि संडे आप फ्री हैं। आप ये नहीं कह सकते आज मेरी मीटिंग है, आज मेरा ये है, आज मेरा वो है। उस दिन आप पूरा वक्त अपना बच्चों को दे सकते हैं। वो समय आप बच्चों को दीजिए, अपनी फैमिली को दीजिए, अपने रिलेशनशिप को दीजिए, अपने घर को दीजिए, किसी को भी दीजिए, पड़ोसियों को दीजिए ना, फ्रेंड्स को दीजिए। और मैम होता इसके उलट है, होता इसका उलट है। संडे को व्यक्ति और ज्यादा देखता है, सारा दिन आपको लगता है कि आज तो बिस्तर से उठना नहीं है, बिस्तर से उठना नहीं है, तो बिस्तर से ही फिर फोन चालू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा। तो मैम आपने तो बहुत ही अच्छे विकल्प दे दिए हैं, है ना। बुराइयां तो सब कर लेते हैं, लेकिन आपने बहुत खूबसूरत विकल्प दिए हैं। तो ये छोटे छोटे विकल्पों को अगर हम अपनाएं तो हम अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं। हम उन माफ कीजिएगा, एक पॉइंट बहुत जरूरी था जो मैं इसमें कहना भूल गई, खाते समय। देखिए ये रूल आप लोगों को बनाना ही चाहिए और मैंने भी अपने घर में बनाया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने रूल बना दिया तो वो 100% फॉलो हो जाएगा। देखिए बच्चे हैं, वो कई बार मानते हैं और कई बार नहीं भी मानते हैं, लेकिन आप रूल तो बनाइए। अगर आप खुद खाना खाते खाते ही मोबाइल देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि बच्चा भी वही करेगा। तो जैसे मैंने कहा ना कि आप मोबाइल को दूसरी चीजों के साथ एसोसिएट मत कीजिए। जैसे टॉयलेट में मत ले जाइए, बिल्कुल मत ले जाइए, एक बहुत ही गलत आदत है। ये इसको बहुत नॉर्मल लेते हैं। इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स रियली नॉट नॉर्मल। आप खाते समय फोन देख रहे हैं, इट्स रियली नॉर्मल नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। अब क्या है कि आपने खाने के साथ टेलीफोन, अपने मोबाइल को एसोसिएट कर दिया। इसे हमारे यहाँ एसोसिएशन कहते हैं कि एक के साथ दूसरी चीज आपने जोड़ दी। जैसे कि आपको आम भाषा में समझ में आएगा कि लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बीड़ी पिए बिना उनको पॉटी नहीं होती। आपने देखा होगा टॉयलेट में कुछ लोग बीड़ी पीते, कहते हैं सिगरेट पिए बिना या बीड़ी पिए बिना मेरा पेट साफ नहीं होता। आप भी जानते हैं बीड़ी का पेट साफ होने से कोई लिंक नहीं है। फिर भी उसको ये लगता है कि जब तक बीड़ी नहीं पीऊंगा
पेट साफ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपने दो चीजों को एसोसिएट कर दिया है, साहचर्य स्थापित हो गया। ऐसे ही आपने खाने के साथ उसे स्थापित कर दिया। अब आप बिना मोबाइल के खाते हैं, आपसे खाना ही नहीं खाया जाता। हम बच्चे के लिए भी ये कहते हैं कि ये बिना मोबाइल देखे खा ही नहीं पाता है ना। आप टॉयलेट में जाते हैं, आपका हो सकता है वहां पे भी आपको बोरिंग महसूस होने लगता है, आपको वहां भी फन चाहिए। आप सोचिए, लोगों को टॉयलेट में भी बोरियत होती है, वहां भी उनको फोन चाहिए। वाई सो, कितनी देर लगती है। लेकिन नहीं, हमने एसेंशियल चीजों के साथ जो मोबाइल को एसोसिएट कर दिया है, ये बहुत गलत है। इसको तुरंत स्टॉप कीजिए। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल ही यूज कीजिए, उसे एक टास्क की तरह लीजिए। जी जी मैम, इसके अलावा कि जो आजकल छोटी छोटी रील्स ने जो पूरा एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री पूरी, आपका उसमें सेमी पोर्न भी है, उसमें सब तरह की चीज़ें हैं। तो वही आपने कहा कि कुछ देर हम वहाँ भी बोरियत महसूस कर रहे हैं, तो ज़िंदगी में बोरियत इतनी जल्दी हो जा रही है। 6 सेकंड का जो है वो टाइम स्पेंड हो चुका है। तो हम अपने समय में तो फिर भी घंटों घंटों पढ़ने के लिए बैठ जाते थे शाम के समय पे, लेकिन अब आप देखिए तो बच्चा 2 मिनट में 1 मिनट में ही उठ के कुछ न कुछ करने लग रहा है। तो ये फ़ोन इसके लिए मैम कितना जिम्मेदार है कि मनोरंजन मनोरंजन और अधिक मनोरंजन, है ना। तो ये कितना जिम्मेदार है कि वो स्क्रॉल ही कर रहा है, वो कहीं पे टिक ही नहीं रहा है। और बेहतर की जो चाह है ये उसे कहाँ ले जाएगी। देखिए, अभी तो लोगों की ये समझ में नहीं आ रहा है ना। और मैं तो इसको बहुत ही गंभीर बीमारी के रूप में देखती हूँ। यही कारण है कि मैंने बुक में ये लिखा है कि मेरी नज़र में सिगरेट और शराब के नशे से ज़्यादा मोबाइल का नशा है। मैं उस लत को सेकंड नंबर पे रखूँगी। देखिए, जब सिगरेट आप खरीदते हैं तो उसके पैकेट पे ना एक गंदा सा चेहरा बना होता है, और जब शराब खरीदते हैं, शराब वाला कोई सीन आता है टीवी में तो लिख देते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन क्या किसी मोबाइल के डिब्बे पे आपने कोई वैधानिक चेतावनी देखी कि इससे बच्चे का ब्रेन हैम्पर हो सकता है, उसका मेमोरी स्पान कम हो सकता है, उसके अटेंशन करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो सकती है? कोई वैधानिक चेतावनी नहीं है। तो जो चीज़ आपको गलत लग ही नहीं रही, आप उसको सही करेंगे कैसे? इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई आप जेल में हैं, पहले ये एहसास तो हो, तभी तो जेल तोड़ने का प्रयास होगा। भाई सिगरेट शराब में आपको पता है कि ये गलत है, मैं फिर भी कर रहा हूँ, तो शायद वो कभी उससे बाहर आने की कोशिश करे। पर मोबाइल वाले को तो ये पता ही नहीं है, वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। ना बेचने वाला, ना खरीदने वाला, ना बनाने वाला उसको बीमारी के रूप में, उसको गलत लत के रूप में मान ही नहीं रहे। तो मैं तो ये पहली बात ये कहना चाहती हूँ कि ये और लतों से ज़्यादा खतरनाक है। और जहाँ तक बच्चों के रील्स देखने की बात है, मैं उसको इतना खतरनाक मानती हूँ। आप सोचिए, दिमागी उसी में सवाल आ जाएगा कि दिमाग को कितना प्रभावित कर रहा है। अगर आप 6 सेकंड किसी विषय पर ध्यान लगा के नहीं सुन सकते या देख सकते, आपको क्या लगता है जब बच्चा बड़ा होगा आप उसको एक नसीहत देना चाहेंगे, वो सुनेगा आपकी बात? वो आपसे क्या कहेगा? सीधे पॉइंट की बात करो। फिर आपको लगेगा मेरा बेटा तो मेरी सुनता ही नहीं है, मेरे बच्चे मेरी सुनते ही नहीं है। रील तो आपने ही दिखाई थी, आपको पता नहीं था रील कितने सेकंड की चलती है। और वो जब वो स्क्रॉल करता है, वो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड से ज़्यादा कोई चीज़ झेल नहीं पा रहा। कल जब आप उसे बड़ा होगा या थोड़ा सा सुनने लायक होगा, आपको उसको कुछ बोलने लगेंगे, वो आपकी नहीं सुनेगा। इसलिए नहीं कि वो अच्छा बच्चा नहीं है, इसलिए कि उसके ब्रेन की वायरिंग ऐसी हो चुकी है कि वो बोर होने लगेगा आपकी बातों से। आप 5 शब्द एक्स्ट्रा बोलेंगे ना, वो कहेगा यार पापा पकाओ मत, पापा बोर मत करो, पॉइंट की बात करो। क्योंकि आपने उसके हाथ में रील वाला फोन दिया था। उस समय आपको लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आदत आपने डाली है, उसकी ब्रेन की वायरिंग चेंज हो रही है। आप इस बात को अभी नहीं समझ रहे हैं। और जहाँ तक बोरियत की बात है और एंटरटेनमेंट की बात है, पूरा का पूरा मनोरंजन आपने इस डिब्बे के अंदर भर दिया। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में मनोरंजन का जो पर्यायवाची है वो मोबाइल है। आप मुझे ये बताइए, हमारा काम सिर्फ मनोरंजन करना ही है ना बच्चे का। जब हमारे टाइम में मोबाइल नहीं थे तो क्या हमारा मन नहीं बहलता था? भाई जब मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, क्या हम अपना मनोरंजन नहीं करते थे? कितनी सारी फिजिकल चीजें थी, नेचर के करीब हम होते थे, मिट्टी धूल मिट्टी में खेलना होता था। आज भी वो सारी चीजें हैं, लेकिन आपको अगर बॉल भी खेलनी है तो मोबाइल में खेलनी है, गेम भी, आपको लूडो भी खेलना है तो मोबाइल में खेलना है। आपको हर चीज मोबाइल में क्यों करनी है?
आप क्यों नहीं उसको रियल वर्ल्ड में करते हैं? और एक बात जान लीजिए, सक्सेसफुल होने के लिए मैं आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रही हूँ, बोरियत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे के अंदर, किसी के भी अंदर बोरियत होने की कैपेसिटी नहीं है, बोर होने की कैपेसिटी नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक मतलब सफलता के चरम पर जा सकता है। आप खुद सोचिए, जितने भी आईएएस लोग निकालते हैं, क्या उन्हें मनोरंजन आता होगा इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने में, इतने सारा सिलेबस रिवाइज करने में, और इतने बार? क्या ये कोई मनोरंजन भरा काम है? बताइए। जो बहुत उम्दा कलाकार हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, एक ही शॉट को इतने बार देने में, इतना लंबा स्ट्रगल करने में, क्या उन्हें बोरियत नहीं होती होगी? एक एक पेज के डायलॉग याद करने में क्या उनको बोरियत नहीं होती होगी? एक पायलट को, एक ड्राइवर को, एक स्टंटमैन को या एक पेंटर को एक चीज सीखने में सालों मेहनत करनी पड़ती है। जगजीत सिंह जी जो इतने फेमस गायक हुए, उनसे पूछिए कि उन्होंने घंटों एक ही सुर पे कितने घंटों रियाज किया था। अगर आज एक बच्चे से कह दो कि एक दिन तुझे एक ही सुर लगाना है, वो तो बोर हो जाएगा, वो कभी जगजीत सिंह बन नहीं पाएगा ना। तो सक्सेस उन्हीं लोगों को मिली है जिन्हें बोर होना आता है। लेकिन मोबाइल ने आपको बता दिया है कि बोर होना गलत है, आप एक मिनट भी बोर नहीं हो सकते। तो ये सच में आपके बच्चे को वहां ले जा रहा है जहां आप सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए उसको बोर भी होना सिखाइए, उसको सच में बाहर मिलना सिखाइए, खेलना सिखाइए, लोगों से इंटरेक्शन सिखाइए। उसके लिए मोबाइल से दूर रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप जिस जनरेशन का निर्माण चाह रहे हैं वो तो कभी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो होगा वो आपकी सोच से बिल्कुल परे होगा। बिल्कुल जी। मैम, स्कूल्स का कितना रोल आप इसमें मानेंगी? मतलब पेरेंट्स की भूमिका तो आ ही रही कि उनका तो सारी सर्वे सर्वा वो ही है कि वो जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहेंगे बच्चा वहीं जाएगा। घर में आप जैसा माहौल दोगे वही आगे होगा। लेकिन स्कूल का मैम कितना रोल आपको लगता है, टीचर्स का, स्कूल का एडिक्शन के लिए? वो क्या वहाँ भी कुछ ऐसे पाठ पढ़ाए जाएं, सीखें दें, या क्या कर सकता है स्कूल इसके लिए? देखिए, जो मैं ये मानती हूँ, जब कोरोना काल आया था तो सारे ही स्कूलों की मजबूरी थी कि उन्हें अपना जो प्रोग्राम है, अपने जो कोर्सेज है, क्लासेस हैं, वो सब उनको ऑनलाइन रन करने पड़े, क्योंकि वो एक माहौल था। उस समय आप फेस टू फेस नहीं जा पा रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि जब कोरोना काल चला गया तब उसको वापस नहीं लिया गया, उस पॉलिसी को। ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो गई। स्कूलों को भी आजकल मतलब जैसे आदत सी पड़ गई है, या उनको सरलता हो गई है, या जो भी कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ उनको लगता है कि होमवर्क देना या असाइनमेंट करवाना, जो कुछ भी है वो सब फ़ोन के ज़रिए हो रहा है। डिजिटल क्लासेस पे बहुत ज़्यादा जोर देना। तो मुझे लगता है कि स्कूलों को अपनी फ़ोन पे निर्भरता थोड़ी सी कम करनी चाहिए। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी क्लासेस में तो नहीं है, बड़ी क्लासेस में हो सकता है। लेकिन अपने हमारे जो स्कूल है तो कुछ ऐसे नियम बना सकते हैं जिससे कि हम बच्चों के एडिक्शन को दूर कर सके। जी मैम। जी, जैसे कि स्कूल में फ़ोन्स का ना अलाउड होना, एक क्लास मतलब 10th या 9th से पहले किसी भी बच्चे के लिए फ़ोन ना होना, वही एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हमने देखा है लोग बच्चे किताबों में रख रख के फ़ोन ले जाते हैं, चुपके चुपके क्लास में पीछे बैठ के फ़ोन देखते हैं। और ये बहुत अच्छे स्कूल्स की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो आपके जो नियम हैं फ़ोन को लेके, वो इतने कठोर होने चाहिए कि बच्चा डरे, और उस पर निर्भरता मत दिखाइए। आप उनको प्रैक्टिकल चीजें वैसे सिखाइए। आप उसके लिए हर काम के लिए उसको ये मत बोलिए कि ये फोन से निकाल लेना या ये चैट जीपीटी से कर लेना। आप उसको प्रकृति में, या मतलब उसके समाज से वो क्या सीख सकता है। बिल्कुल। थोड़ा जैसे सा आजकल कई सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने एआई फ्री कैंपस बना दिए हैं कि वहाँ आप एआई इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सारे लोग उसी का इस्तेमाल करके होमवर्क से लेके असाइनमेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह के कोई स्टेप्स जो है मोबाइल के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि कम से कम 9th से पहले तो बहुत ही कठोर नियम होने चाहिए। और 10th 9th के बाद भी केवल एजुकेशनल पर्पस से आप जितना अलाउ कर सकते हैं, नॉट विद इन कैंपस, वो हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे पहले तो बच्चों को फ़ोन के बारे में, मतलब फ़ोन देने की आज़ादी होनी चाहिए बहुत सारी। जी मैम, काफ़ी सारी बातें बता दी हैं। आपका तो मन कर रहा है कि सुनते ही रहें आपको, है ना। हम बीच बीच में आपका लाभ लेते रहेंगे फ़ोन इन लाइन पे भी। तो किताब के बारे में अगर थोड़ा सा बताएं मैम कि हम इसे कहाँ से खरीद सकते हैं, और इसके अगर चैप्टर्स को थोड़ा आप एलोबरेट हल्का सा बताना चाहें। मैंने बुक लिखी है हाउ टू गेट रिड ऑफ मोबाइल एडिक्शन नाउ। वैसे ये अभी इंग्लिश में आई है और मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। उन्होंने ये बोला है कि अगर आप हिंदी में लिखते
तो बहुत अच्छा होता। तो मेरा पूरा प्रयास है कि बहुत जल्द मैं इसका हिंदी वर्जन भी लाऊंगी। देखिए बुक जो है मेरी, उसमें ये बुक लिखने का मेन मकसद ये भी था, पहले तो आपको यही पता चल जाए कि आपको एडिक्शन है भी या नहीं। वो क्या रहा है, जो सही यूज कर रहा है वो तो डर रहा है कि मुझे एडिक्शन है, और जिसको एडिक्शन है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मुझे एडिक्शन है। तो पहले तो ये तो क्लियर हो कि आपको एडिक्शन है भी या नहीं। मैम देख के आपको क्या लग रहा है कि कितना फीसद लोग एडिक्ट हो चुके हैं? मेरी आपका कोई एक नोटिफिकेशन आता है तो आप मोबाइल हाँ। पकड़ लेते हो, बार बार आपको ध्यान आ रहा है कुछ काम करते कि अरे व्हाट्सएप स्क्रॉल कर लिया, तो मुझे लग रहा है कि एडिक्ट तो हम सब हो चुके जी हैं। जी जी, सुबह उठते ही हम पहले फोन ही देखते हैं। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि 60% तो मिनिमम है ही जो सच में एडिक्टेड और लोग कुछ हैं। फिर सीवियर में आ जाएगा। हाँ, फिर कुछ सीवियर वाले है ना। तो नॉर्मली मैं 60 to 70% तो एडिक्शन में ही डालती हूँ, कितने लोग हैं ही। और बहुत ही कॉन्शियस लोग ऐसे हैं जो अभी इस एडिक्शन में नहीं आए हैं। तो सोचिए जब 60% लोग इस एडिक्शन में हैं, और जिसको हमें ये भी नहीं पता कि हम एडिक्टेड हैं, तो वो चीज़ कितनी खतरनाक और होगी। ये भी मान के चलेंगे जो लोग एडिक्टेड हैं वो नेचर से उतना ही दूर हैं, वो खेलकूद से उतना ही दूर हैं, वो अपने बच्चों से उतना ही दूर हैं, वो अपने रिलेशन से उतना ही दूर हैं। वो तो साथ में ये सब भी उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है गिफ्ट में। नहीं, रिलेशन की बात मैं आपको बताऊं कि मोबाइल का जो आविष्कार हुआ था वो रिश्तों को पास लाने के लिए हुआ था, है ना। बात करते थे बात करते थे, जी जी जी। लेकिन जो दूर के रिश्ते हैं, जो दूर के लोग हैं, वो तो पास आ गए हैं, लेकिन जो पास के रिश्ते हैं वो दूर हो गए हैं। जब आप होली खेलते थे पहले, जो आपके आस पड़ोस होते थे आप उनसे होली खेलते थे। अभी क्या होता है कि आप जब होली खेल रहे होते हैं आप किसी दूर वाले दोस्त को या फ्रेंड को, किसी को भी रिश्तेदार को कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम होली कैसे खेल रहे हैं। और बगल में जो आपके कलर लेके खड़ा हुआ है वो आपका इंतजार कर रहा है कि आपकी वीडियो कॉल खत्म होगी तब मैं कलर लगाऊंगा, या फिर कलर लगाने के लिए भी आपको पोज चाहिए। आप उस स्वच्छंदता से होली भी नहीं मना पा रहे। आपको हर चीज दिखानी है। तो जिससे आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, जो दूर बैठा है उससे तो आपका रिश्ता करीब आ गया, लेकिन जो बगल में आपके था वो आपसे दूर हो गया। बिल्कुल मैम, जैसे घूमने जाते थे जी। तो लोगों का मकसद होता कि थोड़ा नेचर के करीब हम लोग नई जगहें देखें, हिस्टोरिकल चीज़ें देखें, लेकिन आप देखें ना वहाँ मोबाइल हर कोई हाथ में लेके फोटो खींच रहा है, उसको जज भी नहीं कर रहा है, उसको पढ़ नहीं रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई बहुत भयावह स्थिति है। तो बुक की तो बात आपकी हम किताब कर का रहे हिंदी थे। वर्जन का इंतजार रहेगा, क्योंकि हम सब हिंदी पट्टी के बिल्कुल। लोग हैं। तो बुक में मैंने बस यही सब बताया कि एक्चुअल में एडिक्शन है क्या। और हर उम्र के, जैसे जो हमारे बहुत छोटे बच्चे हैं, फिर हमारे एडोलेसेंस हैं, हमारे एडल्ट्स हैं, और यहाँ तक कि एडल्ट्स के बाद बुढ़ापे में भी, हर समय में हर उम्र के हिसाब से एडिक्शन के क्या लक्षण हैं, और हर उम्र के हिसाब से ही मैंने आपको प्रैक्टिकल मेजर्स भी बताए हैं कि जिनको यूज करके मोबाइल एडिक्शन से दूर हुआ जा सकता है। और बुक की सबसे अच्छी बात यह कि मैंने इसको बुक के फॉर्मेट में ना रखे, वर्कशीट के हिसाब से बनाया है कि हर चैप्टर के एंड में मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है। ये नहीं कि आपने बुक पढ़ ली और अपनी शेल्फ में रख दिया और आप भूल गए कि एक बुक पढ़ी थी। आप जब चैप्टर खत्म करेंगे तो लास्ट में एक एक्सरसाइज मिलेगी। जब आप उस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका खुद का एनालिसिस होगा कि मेरे अंदर कौन से लक्षण हैं, मैं सही जोन में हूँ, सेफ जोन में हूँ, मोबाइल यूसेज के या नहीं हूँ। अगर नहीं हूँ तो अब मुझे कौन से स्टेप्स उठाने हैं। तो बुक को इस तरीके से बनाया है कि एक मैं समझती हूँ 12 साल से लेके 80 साल तक का व्यक्ति भी इसे पढ़ सकता है। क्या बात है। और कैरिकेचर्स का भी इस्तेमाल आपने किया ना? जी हाँ जी हाँ। मैंने इसको मनोरंजक बनाने के लिए बहुत सारे चित्र भी डाले कि भाई मोबाइल नहीं था तब क्या था, और कम्युनिकेशन करने के लिए मोबाइल के अलावा और कौन कौन से साधन थे पहले। और जीव जंतुओं में हम लोगों को लगता है हमारे पास मोबाइल है तो हम एक दूसरे से बात करते हैं, जब जानवरों के पास तो मोबाइल नहीं है, क्या वो एक दूसरे से बात नहीं करते? तो पुस्तक में इन सारी चीज़ों का मैंने वर्णन करने की कोशिश की है कि बातचीत करने के बहुत सारे माध्यम होते हैं, और जो मोबाइल नहीं था तब भी बातचीत होती थी, और आज चिट्ठियां लिखी जाती थी, चिट्ठियां भी लिखी जाती थी। तो उन सब का वर्णन है, और आज भी बातचीत करने के लिए भी और रिश्तों को बनाए रखने के लिए आप मोबाइल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। जी, तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत सी बातचीत के लिए। चलते चलते क्या कोई संदेश भी अभी आप देंगे कि क्या ऐसी कोई गाइडलाइन बननी चाहिए आपकी, क्योंकि अब वक्त हम क्या इंतज़ार करें कि अब कोई विस्फोटक चीज़ होगी, है ना? ये सही समय है मुझे लगता है कि तब हमें कुछ एक ऐसी गाइडलाइंस बनानी चाहिए मोबाइल के प्रति, फैमिलीज में, स्कूल्स में। देखिए मैंने मुझे यही लगता है कि माता पिता को तो बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, लेकिन मैं सरकार से भी अपील करना चाहती हूँ कि कम से कम, अभी आपने सेमी पॉर्न की बात कही, अगर एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते जब मैं मोबाइल की, चाहे वो एड्स हों
चाहे वो आपके कितनी भी ऐप्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, जब मैं उनको ध्यान से देखने की कोशिश करती हूँ तो सच में लगता है कि क्या ये रियली केवल कनेक्शन का माध्यम है या हमें कुछ और परोस रहे हैं इनडायरेक्टली। तो वो चीज़ जो मतलब पहले कुछ चीज़ें हिडन थी जो एक सीमा में ही अच्छी लगती थी, ऐसा लगता है सब कुछ बिखर के सामने आ गया, सबको कैमरे के आगे आने की एक होड़ है, और उस सिर्फ फॉलोअर बढ़ाने के लिए, चाहे वो महिलाएं हों कुछ या भी आप पुरुष हों, कंटेंट दे रहे हो, किसी भी सीमा तक आप चले जा रहे हैं, आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज पर बिल्कुल बैन लगाना चाहिए। रील बनाने के लिए या रील को रील्स के रूप में आ रहा है, और जो हर बच्चे के हाथ में है, एक 6 साल का बच्चा भी देख सकता है, यहाँ तक कि 4 साल का बच्चा भी देख सकता है विदाउट एनी फिल्टर। इन सब चीज़ों को सरकारी मतलब आदेशों के हिसाब से उनकी ओर से कुछ ना कुछ गाइडलाइन ऐसी होनी चाहिए कि एक व्यक्ति के नाम से कितनी सिम लागू हो सकती हैं, या कौन सी साइट्स हैं ऐसी जो गलत चीज़ें पेश कर रही हैं उनको बैन कर देना चाहिए, या कितनी उम्र के बच्चों के लिए कौन सी साइट प्रतिबंधित है। ये सब बिल्कुल कड़ाई से पालन होना चाहिए। जो बेकार कंटेंट परोसने वाले प्लेटफॉर्म है उन्हें बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, और एक अवेयरनेस प्रोग्राम, चाहे वो NGOs हों, चाहे वो स्कूल्स हों, मतलब सेमिनार्स के माध्यम से, हमारे ऐसे टॉक्स के माध्यम से, भाषण, लेक्चर, प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक ऐसा अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के प्रति एक नई जागरूकता इस देश में पैदा की। मुझे लगता है कि अगला अभियान तो मोबाइल के सही यूज के प्रति ही होना चाहिए, वरना फिर आने वाले समय में हमें अच्छे प्रधानमंत्री नहीं मिल पाएंगे, मिलेंगे, अच्छे नागरिक नहीं अच्छे मिलेंगे, नागरिक भी नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस बहुत ही खूबसूरत बातचीत के लिए, इतना ज्ञानवर्धन करने के लिए, इतने विकल्प हमें देने के लिए। उम्मीद करते हैं आप आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाके हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक देश दुनिया में कहीं भी रेडियो कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो प्रोफेसर तन्वी शर्मा जी के साथ में अपनी रेडियो द गडी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।